आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 10। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति होती होती क्या है देख लेते हैं। त्रिकोणमिति इसका अर्थ है त्रि मतलब 3 से, कोण मतलब एंगल, कोण, और मिति मतलब आकृति। तो 3 कोणों से मिलकर बनी आकृति कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है त्रिभुज। 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। तो यहाँ पे हमें त्रिभुज की भुजाओं के बारे में बात करनी है। भुजाओं की और कोणों की, इनकी हमें क्या करनी है? मेजरमेंट करनी है, मतलब नापना है हमें इन्हें। ठीक है। तो इसमें कौन से त्रिभुज की बात होगी? इसमें हमारे समकोण त्रिभुज की बात होती है त्रिकोणमिति में। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? बहुत आराम से समझ में आएगा, देखते रहिए बस। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल, एंगल मतलब कोण, एक कोण कितना हो? 90 डिग्री का हो। एक कोण 90 डिग्री का। जैसे मान लीजिए ये बनाया हमने एक त्रिभुज, ठीक है। तो ये वाला कोण कितने का हो गया? 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज में जितनी भी भुजाएं होती हैं, मान लीजिए ये ए बी वाली साइड हो गई, ये बी सी वाली हो गई, और ये ए सी वाली साइड हो गई। तो भुजाओं को साइड कहते हैं। यहाँ पे इन तीनों भुजाओं के अपने अपने नाम होंगे। ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहले नाम क्या क्या है इनके। ये दोबारा से बनाते हैं। तो ए बी सी। तो हम इस त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको हम कहते हैं कर्ण, इसको लंब, और इस वाली भुजा का नाम होता है आधार। ये लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं। ये डिपेंड करते हैं आपके इस न्यून कोण पे। ये वाला जो सी वाला एंगल है, ये सी पॉइंट पे ये एंगल जो कोण बना है थीटा, ये कोण अगर यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाता है, कोण ए पे, पॉइंट ए वाले पे आ जाता है, ये वाला थीटा वाला एंगल यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में बदल जाते हैं। जैसे देखते हैं दूसरे डायग्राम को। दूसरा वाला डायग्राम ए बी सी। अब ये थीटा यहाँ नहीं होके यहाँ पे हो गया, तो ये तो फिक्स रहेगी। सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन क्या होती है? कर्ण होती है। ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती, ये फिक्स होती है। अब बात करते हैं, अब कौन लंब हो गया और कौन आधार हो गया। तो इस एंगल के न्यून कोण के सामने वाली थीटा क्या है हमारा? यहाँ पे न्यून कोण है। और न्यून कोण कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं और 0 डिग्री से बड़े होते हैं। तो 90 डिग्री से छोटा रहेगा ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल यहाँ पे आ गया। तो ये न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। तो न्यून कोण ये है, तो अब लंब हो गया ये वाला। और जो बची तीसरी साइड वो हो गई आपकी आधार। ठीक है, ये हो गई आपकी आधार। तो इसी तरीके से ये दोनों डायग्राम हैं। हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि न्यून कोण हमारा कहाँ पे है। ये ए बी सी डी आप कहीं से भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ए यहाँ लिख लो, सी यहाँ लिख लो, बी यहाँ लिख लो, कैसे भी लिख सकते हैं आप इसमें। तो मेन चीज़ हमें इसमें देखनी है, ये वाला थीटा कहाँ पर है, ये न्यून कोण हमारा कहाँ पे है। जिधर होगा न्यून कोण उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी।
और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहती है। इसमें भी देख लीजिए, और ये कर्ण हो गई, और इस वाले में भी देख लीजिए कर्ण हो गई। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये हो गई आपके समकोण त्रिभुज के बारे में बात। तो यहाँ पे हमें समकोण त्रिभुज के यूज ही करना है, समकोण त्रिभुज के बारे में ही सारी कुछ डिटेल हमें मिलेगी। तो देखते हैं आगे। तो हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे ये जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, इन्हीं से हम इनका अनुपात निकालेंगे। जैसे लंब का आधार के साथ अनुपात, या कर्ण का आधार के साथ, या आधार का लंब के साथ, या आधार का कर्ण के साथ, इस तरीके से हम अनुपात को निकालते हैं। तो जैसे हम पहला अनुपात लिख लेते हैं लंब का कर्ण के साथ में, लंब का अनुपात कर्ण के साथ में कितना हो जाएगा? लंब का अनुपात कर्ण के साथ में हो जाएगा आपका साइन थीटा। ये थीटा मैटर करेगा, ये कोण जहाँ भी होगा उसी के हिसाब से ये लंब का, लंब वाली भुजा आएगी। अगर यहाँ पे है थीटा तो लंब आपका ये वाली भुजा आ जाएगी। अगर मैं लिखना चाहूँ इसे, तो लंब वाली भुजा कौन सी है? ए बी। और कर्ण वाली भुजा कौन सी है? ए सी। इस थीटा के अकॉर्डिंग अगर ये थीटा यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे हमारी लंब वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? अगर थीटा यहाँ पे आ गया तो लंब हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला बी सी वाली साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे बी सी आ जाएगा, कर्ण आपका फिक्स रहेगा। अब दूसरा अनुपात लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार का कर्ण के साथ, पहले लंब का कर्ण के साथ था, अब आधार का कर्ण के साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो आधार कितना है इस टाइम पे इस वाले एंगल के हिसाब से? बी सी। और कर्ण कितना है आपका? ए सी। ऐसे ही अब हमारा टोटल 6 अनुपात होते हैं। तो देखते हैं, अब हम लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा। सभी जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो इस तरीके से 6 होते हैं। तो टेन थीटा का अनुपात कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो इस वाले थीटा के हिसाब से लंब कौन कितनी है? ए बी। और आधार कितना है आपका? बी सी। ठीक है। टेन के बाद में कॉट थीटा। नेक्स्ट ये पहला हो गया आपका, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, एंड ये फोर्थ। ठीक है। तो कॉट का कितना हो गया? कॉट का अनुपात होता है आधार बटे लंब। बिल्कुल जस्ट टेन का उल्टा ही होता है। इसमें बस आधार को ऊपर कर देंगे और लंब को नीचे कर देंगे, कॉट थीटा बन जाएगा। तो आधार कितना है इस वाले त्रिभुज के लिए? बी सी। और लंब कितना है? ए बी। पांचवा अनुपात आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा कितना होता है इसका अनुपात? ये सेक थीटा कॉस का जस्ट उल्टा होता है, मतलब कर्ण बटे आधार पर इसको लिखेंगे हम, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इस टाइम पे हमारी वैल्यू कौन सी साइड है कर्ण की? कर्ण है हमारी ए सी। और आधार कितना है? आधार आपका बी सी है। अब बात करते हैं अपने आखिरी वाले अनुपात के बारे में। आखिरी वाला अनुपात हो गया हमारा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन का। तो साइन का अनुपात जो भी है लंब बटे कर्ण, ठीक है, उसे हम पलट के लिख देंगे कर्ण बटे लंब। तो ये हो गया कोसेक का। कर्ण कितना है आपका? ए सी। लंब कितना है? ए बी। तो इस तरीके से हमारे ये 6 के 6 अनुपात लिख गए हैं। देख सकते हैं कोसेक का जस्ट साइन का जस्ट उल्टा है कोसेक। तो ये 6 के 6 अनुपात हमारे लिख गए हैं। यही 6 अनुपात होते हैं इन त्रिकोणमिति में, और इन्हीं से हमें बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। हम बस मेन बात इस पे फोकस करेंगे, ये वाला थीटा हमारा कहाँ पर लगा हुआ है। उसी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, और दूसरी वाली आधार हो जाती है, और कर्ण हमारी हमेशा फिक्स रहती है। तो और देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे जो हमने साइन पढ़ा था, तो साइन थीटा पढ़ा था, इसका पूरा नाम होता है साइन।
कॉस का पूरा नाम, जैसे हमने कॉस थीटा पढ़ा, उस कॉस थीटा को हम क्या कहते हैं? कोसाइन। ठीक है। टेन, टेन पढ़ा हमने, तो टेन को क्या कहते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट। फिर हमने कॉट पढ़ा, कॉट को क्या कहते हैं? कोटेंजेंट। फिर हमने सेक पढ़ा, सेक को क्या कहते हैं? सेकेंट। और फिर हमने पढ़ा कोसेक, कोसेक को हम कहते हैं कोसेकेंट। ठीक है। तो इस तरीके से इनके ये पूरे नाम हो गए। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो इसमें कहते हैं कि साइन ए बराबर आपको 4/5 दिया है, तो tan ए का मान निकालिए। तो साइन से हम tan का मान कैसे निकालेंगे? अब आप देख सकते हैं कि ये थीटा की जगह पे a आ गया है, और यहाँ पे a पे ही हमें क्या निकालना है? tan का अनुपात निकालना, मतलब tan की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इतनी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन से हम क्या बनाएंगे? पहले हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है। ये जो दिया है ये न्यून कोण है, तो हम पहले बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। कैसे बनेगा बहुत ध्यान से देखते हैं। ये हमने पहले बना लिया समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे हम बहुत ही आराम से देखेंगे कि ए बी और सी हमें कहाँ लिखने हैं। ये ए है, ए पॉइंट है, मतलब ये थीटा है, तो ये थीटा क्या है? न्यून कोण। तो आप अपने हिसाब से सहूलियत से यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा ए, ये हो गया आपका न्यून कोण। ठीक है। यहाँ पे आप थीटा नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि थीटा की जगह पे ए है, अंदर ए नहीं लिखेंगे, इस पॉइंट को ही ए मान लेंगे। और फिर बी और सी आप कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कहीं भी ये इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं दी हुई है कि ये समकोण वाला जो एंगल है, कोण है, समकोण कोण है, ये कौन से पॉइंट पे है। ठीक है। क्वेश्चन में दिया होता है कि कहाँ पे ये वाला त्रिभुज समकोण है, किस बिंदु पे या किस पॉइंट पे समकोण है। इसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम अपने हिसाब से बी को लगा सकते हैं, सी को भी लगा सकते हैं। ए हमारा फिक्स है, क्योंकि वो ये क्या है? न्यून कोण है। ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज के हिसाब से ये हमारा न्यून कोण है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइन ए बराबर 4/5 है। तो साइन का अनुपात कितना होता है? साइन थीटा का अनुपात आपका कितना होता है? अभी हमने लिखा था, कितना होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से अगर हम इनकी तुलना करेंगे, तो देख सकते हैं लंब का मान कितना आ गया? 4, कर्ण का मान 5 आ गया। तो मतलब लंब वाली साइड कौन सी? ये रही बी सी। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4। ठीक है। और कर्ण की वैल्यू, कर्ण कहाँ पे है? ए सी। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे तीसरी भुजा हमें चाहिए, क्योंकि tan का अनुपात कितना होता है देखते हैं। tan ए बराबर इसी वाले न्यून कोण के लिए tan कितना होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें? हमारा लंब है बी सी। आधार कितना है? ए बी। ठीक है। लंब ये है, आधार ये है। तो इसका मान हमारे पास नहीं है, किसका? ए बी का। जब तक हमारे पास ए बी का मान नहीं आएगा, तब तक हम tan का मान नहीं बता पाएंगे। तो हम सबसे पहले ए बी का मान निकालते हैं। तो इसमें हम एक प्रमेय यूज करते हैं, उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय क्या होती है? ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा दिया हुआ त्रिभुज समकोण हो। ये भी समकोण त्रिभुज पे ही लगती है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी दो भुजाएं दी होती हैं और तीसरी भुजा हम इससे निकाल लेते हैं। तो निकाल के देखते हैं। कर्ण हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर। लंब हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं है, आधार कितना है? ए बी। ए बी का स्क्वायर।
तो 5 का हो गया आपका 25 स्क्वायर और ये 16 हो गए और ये ए बी स्क्वायर हो गया। 16 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर ए बी स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे कितना होगा 9 स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ठीक है, ये आ गई हमारे पास ए बी की वैल्यू। अब हम यहाँ पे tan ए का मान बता सकते हैं इस न्यून कोण के लिए। ए वाला ये न्यून कोण है, इस न्यून कोण के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, क्योंकि tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है हमारा 4 है, आधार कितना है 3 है, तो ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर। अब ए बी सी डी की जगह पे आपका पी क्यू आर हो गया। त्रिभुज के जो पॉइंट्स हैं में कोण पी समकोण है। ठीक है, समकोण वाला कोण यहाँ पे बता दिया कि पी कोण जो है समकोण है। यदि पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1 और क्यू आर बराबर 2 ये भुजाएं दिए हैं त्रिभुज की तीनों, तो हमें क्या करना है साइन क्यू की वैल्यू, कॉस क्यू की वैल्यू और tan आर के मान ज्ञात करने हैं। दो वैल्यू हमें इस ये वाले क्यू वाले न्यून कोण पे निकालनी है और एक वैल्यू हमें आर न्यून कोण पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये वाली जो इन्फॉर्मेशन दी है इस वाली इन्फॉर्मेशन से हम क्या बनाएंगे त्रिभुज बना लेते हैं, बनाते हैं त्रिभुज को। तो त्रिभुज हम पहले बिना नाम का त्रिभुज बनाएंगे जिस पे हम पॉइंट्स नहीं लिखेंगे अभी। ठीक है, अब हमें सबसे त्रिभुज बना लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कोण पी को समकोण दिखाना पड़ेगा। तो समकोण कहाँ पे यहाँ पे है, 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। 90 डिग्री वाले त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो पी यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि कोण पी जो है हमारा ये कोण का निशान होता है। तो कोण पी क्या है हमारा समकोण हो गया, ये हो गया समकोण। बाकी हमारे पॉइंट्स कौन से हैं क्यू और आर। तो यहाँ पे क्यू और आर हैं, तो क्यू आर में से कोई सा भी पॉइंट आप यहाँ लिख लीजिए और यहाँ लिख लीजिए। तो मान लीजिए हमें दो वैल्यू क्यू की निकालनी है, तो न्यून कोण को हम यहाँ पे लगा ले रहे हैं और आर यहाँ पे रख दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों रख दिए। अब क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यू लिखेंगे आगे जो दी है पी क्यू बराबर √3, पी क्यू बराबर √3 यहाँ लिख दिया। पी आर बराबर 1, पी आर ये आपका 1 हो गया। ठीक है, और क्यू आर कितना हो गया 2, क्यू आर कितना हो गया 2, ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है इस वाले त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी हैं इसलिए हम इसमें पाइथागोरस नहीं लगाएंगे। पाइथागोरस तभी लगाते हैं जब हमारी एक भुजा दी हो, मतलब दो भुजा दी हो और एक भुजा नहीं पता हो, तब हम पाइथागोरस लगाते हैं। यहाँ पे हमें तीनों भुजाएं मिली हुई हैं। अब हम क्या करेंगे इनके मान निकालते हैं। जैसे हमने लिखा साइन क्यू, ठीक है, तो अब एंगल कितना हो गया क्यू हो गया, न्यून कोण कितना है क्यू, न्यून कोण हमारा ये रहा। तो ये वाली लंब हो गई, न्यून कोण के सामने वाली भुजा साइड लंब हो गई। ठीक है, और ये आधार हो गई। कर्ण आपका फिक्स रहता है, तो साइन का मान कितना हो, साइन का अनुपात लिखते हैं कितना होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो इस टाइम पे लंब हमारा कौन सा हो रखा है, ये होगा क्यू के सामने वाली भुजा लंब होगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी न्यून कोण है उस पर बात करेंगे हम। न्यून कोण हमारा क्यू है, तो इस क्यू के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। लंब कितना हो गया 1 हो गया। कर्ण कितना हो है 2, ये फिक्स रहेगा कर्ण आपका। तो साइन क्यू का मान आ गया। ऐसे ही हम कॉस क्यू का मान निकालते हैं। कॉस का अनुपात लिखते हैं। कॉस का अनुपात क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, तो ये जब ये क्यू के लिए जब ये आपका लंब है तो ये आधार होगा, तो आधार कितना हो गया √3 और कर्ण कितना है आपका 2। ये कॉस क्यू की वैल्यू हो गई। अब हम निकालते हैं tan आर। tan का अनुपात लिख लीजिए पहले लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब और आधार की वैल्यू हमें लिखनी है। तो यहाँ पे अब न्यून कोण हमारा बदल गया, आर हो गया, क्यू की जगह पे आर हो गया। ये वाला न्यून कोण से काउंटिंग होगी अब साइड्स की।
तो यहाँ से गिनेंगे तो ये न्यून कोण है इस वाले के लिए, tan के लिए, तो इसके सामने वाली भुजा ये आ रही है, तो ये अब क्या हो गई, लंब हो गई। तो लंब की वैल्यू कितनी हो गई, √3 हो गई। और आधार क्या हो गया, आधार ये हो गया 1। ठीक है, बस भुजाओं के नाम बदल जाएंगे, वैल्यू नहीं बदलेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि लंब का इतनी वैल्यू है, आधार की इतनी वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल साइड्स की वैल्यू लिखी हुई है, पी क्यू बराबर √3 लिखा है, तो पी क्यू √3 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ हमारे भुजाओं के नाम हो जाएंगे जब भी हमारा न्यून कोण बदलेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी इन दोनों में से किसी भी न्यून कोण पे हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बस ध्यान रख के, अगर ये न्यून कोण है तो लंब ये हो जाएगा, और अगर ये न्यून कोण है तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, 8A को। अनुपात याद करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप ये वाला फॉर्मूला या ट्रिक कह लीजिए, इसको याद कर लीजिए और आसानी से निकल आएंगे। पहला वाला जो रेशियो है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, ये लंब हो गया, आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। तो पहला वाला जो होगा वो होगा आपका साइन के लिए, सेकंड वाला जो आपका ये है ये होगा आपका कॉस के लिए, और ये थर्ड वाला होगा आपका tan के लिए। ठीक है, ये तीनों के लिए होंगे। ऊपर से आप जब आप रीड करेंगे इस साइड से, ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, अगर आप इनको नीचे से रीड करेंगे इधर से, तो ये वाला आपका हो जाएगा कॉट के लिए, आधार बटे लंब, और इधर से रीड करेंगे तो आप कर्ण बटे आधार, तो ये आपका हो जाएगा सेक के लिए, और इधर इसको रीड करेंगे नीचे से कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक के लिए। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं।